तो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश रूल ओवर इंडियन पीपल और हमने कल 3 पॉइंट्स हमने देखे थे, रायतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और छत्तीसगढ़ में कैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था वो। तो रायतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम को हमने देखा कि ऑलमोस्ट बहुत सारी समानताएं थी उसमें। रायतवारी सिस्टम में पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को जो है अपना एक्सपेंडिचर का काट के टैक्स भरना होता था, जबकि महलवारी सिस्टम में पूरे गांव को एक महल समझा जाता था और उसके बाद जो है उनसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स लिया जाता था। आज हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट हुआ जंगल में रहने वाले लोगों के ऊपर, यानी कि फॉरेस्ट पीपल, आदिवासियों पे। तो हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि ब्रिटिश रूल के लोग यानी कि अंग्रेज़ जब इंडिया में इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे तो उस इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल जो था वो उनको फॉरेस्ट से ही लेना था। तो उनके तरफ से डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ी से चल रही थी और अंग्रेज़ चाहते थे कि जंगलों पे सिर्फ उनका ही हक रहे। इसीलिए आदिवासी ट्राइब्स जो थे उनको उनके लिए जंगल की कटाई करना गैरकानूनी था, गैरकानूनी बना दिया गया। जबकि आदिवासी जो थे जंगल का कुछ एरिया क्लीन करके, साफ़ करके वहाँ पे झूमिंग एग्रीकल्चर किया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने उसको इलीगल घोषित किया और जंगलों पे सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का हक, सरकार का अर्थ यहाँ पे है, सरकार का मीनिंग यहाँ पे है ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जंगल पे सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही हक होगा और किन सभी आदिवासियों के लिए जंगल काटना गैरकानूनी होगा। तो इससे आदिवासियों का जीवन सीधे सीधे इफ़ेक्ट होने लगा। उनको यहाँ तक कि जीवन जीने में भी तकलीफ़ आने लगी। न केवल जंगल से मिलने वाले सभी जो चीज़ें थी उन पे भी पहला हक सरकार का ही था, ऐसा नियम बना दिया गया। तो इससे आदिवासी लोगों का जीवन सीधे सीधे प्रभावित हुआ और उनके पास आंदोलन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। तो आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उस दौरान कई सारे आंदोलन किए और इसमें से जो सबसे बड़ा आंदोलन था उसके लीडर जो थे, आपने पहले नाम उनका सुन रखा होगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर प्लेट्यू इलाके से आते हैं और मुंडा जनजाति से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बिगुल फूका, जो इन्होंने रिवॉल्ट किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ आए। पूरे की पूरी मुंडा ट्राइब जो थी वो उनके साथ आई। उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। हालांकि उस आंदोलन को अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक दबा दिया, लेकिन बिरसा मुंडा जो है हमेशा के लिए आदिवासियों के ही नहीं बल्कि कहना चाहिए कि वो उस पूरे प्रांत के लिए एक हीरो बन के जो है निकल के आए। तो बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रिवॉल्ट जंगल के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किए, वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में अभी बताता हूँ। तो बच्चों जो सबसे बड़े रिवॉल्ट्स थे, जो आंदोलन आदिवासियों ने किए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो मेजर रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुए वो हमको देखना होगा। जो सबसे पहला रिवॉल्ट था वो था हल्बा रिवॉल्ट। हल्बा रिवॉल्ट जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1774 में और ये चला 1779 तक। हाँ बच्चों, ये 1774 से लेके 1779 तक चला। इस आंदोलन के जो मुखिया थे उनका नाम था अजमेर सिंह। वो क्या करना चाहते थे, डोंगर इलाका जो था जिसको आज हम डोंगरगढ़ के नाम से जानते हैं, बस्तर के राजा से ये अलग होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। बस्तर किंगडम से ये अलग होना चाहते थे और हल्बा लोगों का इनको बहुत सपोर्ट था। राजा अजमेर सिंह को हल्बा जनजाति के लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिलता था। लेकिन क्या हुआ कि इस आंदोलन को बहुत ही क्रूरता के साथ कुचल दिया गया, दबा दिया गया। राजा अजमेर सिंह जो बस्तर से अलग होना चाहते थे, डोंगर इलाके को अपना एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, उस रिवॉल्ट को, उस आंदोलन को बुरी तरीके से कुचल दिया गया, ख़त्म किया गया। बहुत ज़्यादा खून इसमें बहाया गया और फाइनली उस इलाके पे कब्ज़ा हुआ
मराठा किंगडम का। मराठा किंगडम ने उस एरिया को कब्ज़ा किया, लेकिन उनसे भी इस एरिया को आगे जाके अंग्रेज़ों ने छीन लिया। तो ये रिवॉल्ट ऐसा था, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं, कि वो इलाका पहले बस्तर के राजा के पास था, जिनसे डोंगर इलाके को अजमेर सिंह फ्री कराना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। बहुत ज़्यादा खून इसमें बहा और उस इलाके पे कब्ज़ा किया मराठा राजाओं ने, और आगे जाके मराठा राजाओं से इसको अंग्रेज़ों ने छीन लिया। तो ये था पहला रिवॉल्ट 1774 से 1779 तक, हलबा रिवॉल्ट के नाम से इसको जाना गया। जो दूसरा रिवॉल्ट था वो था पारलकोट रेवोल्यूशन। पारलकोट रेवोल्यूशन जो था वो 1825 में शुरू हुआ। ये रेवोल्यूशन क्या था? तो मराठा और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में ये फाइट थी, और गेंद सिंह जो थे वो लीडर थे। अबूझमाड़ जो छत्तीसगढ़ का एक एरिया है, आप जानते हैं, जिसको बहुत ही कम अभी तक भी एक्सप्लोर किया गया है, और अभी तक जो है उस एरिया में उतना ज़्यादा प्रवेश या उतना ज़्यादा विकास उस एरिया का नहीं हो पाया है। तो पारलकोट जो वहाँ का जो रेवोल्यूशन था वो कैसा था? पारलकोट का रेवोल्यूशन दो भागों में डिवाइड है। पारलकोट का रेवोल्यूशन जो है मराठा किंग्स के खिलाफ भी था और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी था। 1825 तक ब्रिटिशर्स का जो फैलाव था इंडिया में वो काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी, इंटीरियर इलाकों में अभी भी मराठा किंगडम की पकड़ जारी थी। तो ये जो आदिवासी इलाका था, इंटीरियर इलाका था, अबूझमाड़ का इलाका था, यहाँ पे मराठा राजाओं की पकड़ स्ट्रॉन्ग थी। तो वहाँ के जो लोकल आदिवासी थे, अबूझमाड़िया आदिवासी थे, उन्होंने मराठाओं द्वारा लगाया गया टैक्स को न देने का फ़ैसला किया, उसको न चुकाने का फ़ैसला किया, और अंग्रेज़ों ने भी जो उनके ऊपर आगे जाके टैक्स लगाए उसको भी उन्होंने पे करने से मना कर दिया। तो ये रेवोल्यूशन जो था वो पारलकोट रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। जो तीसरा रेवोल्यूशन था वो 1852 से लेके 1854 तक, यानी कि लगभग ये 12 सालों तक ये रेवोल्यूशन चला, और इसका नाम था तारापुर रेवोल्यूशन। ये जो अंग्रेज़ों ने जो लोकल दीवान बना के रखे थे, अंग्रेज़ और मराठा शासकों ने जो लोकल दीवान जो बना के रखे थे, दीवान क्यों बनाते थे? दीवान का यहाँ मतलब है अंग्रेज़ों ने जो टैक्स लगाया है उस टैक्स को वसूलने का काम ये दीवान किया करते थे। तो तारापुर इलाके में बहुत सारे लोकल निवासियों ने इस टैक्स को पे करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और दीवान लोगों के ख़िलाफ़ जाके ये खड़े हो गए। अंग्रेज़ों द्वारा या मराठाओं द्वारा लगाया गया जो भी टैक्स था, इसको लोकल लोगों ने पे करने से मना कर दिया, और इस रेवोल्यूशन को नाम दिया गया तारापुर रिवॉल्ट। जो अगला रिवॉल्ट है वो था माड़िया रिवॉल्ट। तो ये माड़िया रिवॉल्ट क्या था? तो ये असल में गवर्नमेंट का जो एक रूल था, या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आदिवासियों के आस्था पे जो चोट कर रही थी, जो ठेस पहुंचा रही थी, ये उसके कहीं ना कहीं खिलाफ था। पहले मैं आपको बता देता हूं कि पर्टिकुलर किस आस्था के ये खिलाफ था, हो सकता है आपको हैरानी भी हो। क्या है, जब हम किसी चीज़ का विरोध शुरू करते हैं तो हम उसकी अच्छाई बुराई नहीं देखते, सिर्फ विरोध करना शुरू करते हैं। तो आदिवासी समाज में एक प्रथा थी नर बलि की। ये जो नर बलि की प्रथा थी, ये आदिवासी समाज में बहुत अंदर तक थी। माड़िया जनजाति के लोग जो आज भी यहाँ निवासरत हैं, माड़िया जनजाति के लोगों में ये नर बलि की प्रथा बहुत प्रचलित थी। हमारे दंतेश्वरी मंदिर का भी इतिहास रहा है कि एक ज़माने में यहाँ भी नर बलि होती थी। तो अंग्रेज़ों ने इस बिलीफ पे चोट की, इस आस्था पे चोट किया, और इसको जो है कम्प्लीटली बैन करने का रूल बना दिया, जिससे कि आदिवासी माड़िया समाज में इसकी बड़ी खिलाफत हुई और लोग सीधे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आंदोलन पे उतर आए। ये जो रिवॉल्ट था, माड़िया रिवॉल्ट, ये लगभग 20 सालों तक चला। एग्जैक्ट बताएं तो 19 सालों तक चला, लेकिन ऑलमोस्ट ये 20 ईयर्स तक ये चला। हार मानने को माड़िया जनजाति के लोग भी तैयार नहीं थे, लेकिन फाइनली अंग्रेज़ों ने बिल्कुल जो है इसको फोर्सफुली जो है इम्प्लीमेंट कराने का सोच ही लिया था, और इसको जो है उन्होंने
ख़त्म कराया, बंद कराया। जो अगला रिवॉल्ट था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि कैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हमारे पूरे देश के अलग अलग प्रांतों के राजा जो थे वो आपस में मेल करके उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ फ़ाइट की और हमारे देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। लेकिन ये प्रयास सक्सेस नहीं हो पाया। इसकी अपनी ख़ामियाँ थी, अपनी कमज़ोरियाँ थी, वो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे, बात करेंगे। उसके बाद था 1859 में। 1857 में फ़र्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गया, लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि इसके बाद कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ। रिवॉल्ट्स होते रहे, लगातार होते रहे। अगला जो रिवॉल्ट था वो उसका नाम था कोई रिवॉल्ट, KOI, कोई। ये जो रिवॉल्ट था 1859 में, ये बस्तर के इलाके में हुआ एक रिवॉल्ट है जो टीक के जंगलों के लिए किया जाने वाला रिवॉल्ट था। उस समय बस्तर के राजा जो थे वो भैरम देव थे। तो बस्तर के जो ज़मींदार थे उन्होंने टीक के जंगलों को बचाने का प्रयास किया। जो बस्तर के जो लोकल ज़मींदार थे उन्होंने टीक के जंगलों को बचाने का प्रयास किया। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों को टीक के लकड़ियों की बड़ी आवश्यकता थी और वो जंगल जाके उन लकड़ियों को काट के अपनी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन जो ये बस्तर के राजा जो थे, अंग्रेज़ों ने उनको भी अपने कॉन्फिडेंस में ले रखा था। लेकिन जो ज़मींदार थे, जो लोकल ज़मींदार थे, उनका आदिवासियों से बड़ा टच था और वो जानते थे कि टीक के जो जंगल हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो उनको न कटने देने का फ़ैसला ज़मींदारों ने किया और आदिवासियों ने उनका पूरा साथ दिया। और ये कोई रिवॉल्ट जो था 1859 का, इसको आदिवासियों ने पूरे दमखम के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने का प्रयास किया। बच्चों, यहाँ एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी कि सरकार के ख़िलाफ़ फ़ाइट करना, आप सोच रहे हो कि इतने सारे रिवॉल्ट हुए पर हम कहीं एक सक्सेस क्यों नहीं हो पाए। तो सरकार के ख़िलाफ़ जब आप फ़ाइट करते हो तो सक्सेस के चांसेस आपके बड़े कम होते हैं। फ़ाइट करना ही अपने आप में एक जीत होती है, क्योंकि आपके पास कुछ होता नहीं सरकार के ख़िलाफ़। सरकार के पास पुलिस है, आर्मी है, सारे हथियार हैं, पावर्स हैं, और आदिवासियों के पास तीर धनुष भाले के अलावा कुछ नहीं होता। तो सरकार के ख़िलाफ़ फ़ाइट करना ही अपने आप में एक जीत है। तो इसमें जीत क्यों नहीं मिली ये सोचना बेमानी है। तो कोई रिवॉल्ट समाप्त हुआ 1 साल में। अंग्रेज़ लोगों ने ये फ़ैसला किया कि ठीक है, उस बड़े दर्जे में जंगलों की कटाई नहीं होगी जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था, लेकिन छोट-पुट तरीके से टीक के जंगल साफ़ होते रहे। उसके बाद आता है मुड़िया रिवॉल्ट, जो कि था 1876 का। इसके जो लीडर थे उनका नाम था गोपीनाथ कापरदास। ये दीवान भी थे और इनका मन जो है समय के साथ बदला। गोपीनाथ कापरदास जो थे उनको अंग्रेज़ों ने दीवान बना के रखा था टैक्स लेने के लिए। और जो थे ये जब आदिवासियों से टैक्स लेते थे तो उनको टैक्स लेने के साथ थोड़ा कुछ ज़्यादा पैसा भी वो लोगों से लेने लगते थे। एक्सप्लॉइट करने का काम ये करने लगते थे लोगों को, जिसके ख़िलाफ़ लोकल लोग जमा होने लगे और उनकी खिलाफत करने लगे। और उन्होंने प्लान किया इनको मारने का। लेकिन जैसे तैसे अंग्रेज़ी सैनिकों ने जो है गोपीनाथ की रक्षा की और उन्हें बचा के ले आए। लेकिन आंदोलन करने से जो है वो नहीं रोक पाए। बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ उनके ख़िलाफ़ और फाइनली अंग्रेज़ सरकार को उनको वहाँ से हटाना पड़ा। जो बस्तर एरिया का जो सबसे बड़ा रिवॉल्ट था 1910 में जो रिवॉल्ट हुआ, उस रिवॉल्ट का नाम था भूमकाल रिवॉल्ट। ये भूमकाल रिवॉल्ट जो था ये लगभग 84 में से 46 मीन्स छोटे छोटे जो इलाके थे वहाँ तक ये फैल गया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के कई इलाकों को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया था। जहाँ पे आदिवासी भी नहीं रह सकते थे, उस पे हक सिर्फ अंग्रेज़ों का था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं था कि अंग्रेज़ वहाँ चाहते थे कि वहाँ का वाइल्ड लाइफ फले फूले और जंगलों का विकास हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करने का उनका एक लौता मकसद ये था कि जंगलों में आदिवासियों का एक्सेस ख़त्म किया जाए और उस जंगलों का पूरा उपयोग अंग्रेज़ खुद अपने लिए कर सकें।
तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को इसलिए घोषित करते थे उसको, आदिवासी उनकी ये मंशा भाप गए थे और उनके खिलाफ वो बहुत ज़ोरदार एक रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे थे, जिस रेवोल्यूशन का नाम था भूमकाल रिवॉल्ट, जो 1910 में स्टार्ट हुआ। फाइनली अंग्रेज़ों को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने माना कि जंगलों पे पहला अधिकार जो है वो आदिवासियों का होता है। हालांकि छुटपुट तरीके से उनकी खिलाफत जारी थी। तो बच्चों, हमने फॉरेस्ट और उनके लोगों पे क्या इफेक्ट होता है ये हमने आज पढ़ लिया। ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। सिर्फ एक टॉपिक और रह गया है कि भारत में एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों के आने से कितना बदला, क्या बदलाव उसमें आए, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। वीडियो को नहीं देखना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल आपसे किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।